नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतिहास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का है जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि पुराने भवन का संरक्षण। सबसे पहले इसमें कहानी से बताया गया है जसपाल और हरप्रीत के माध्यम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्टकट में से देख लेते हैं कि गांव में होता है एक घर होता है, खंड जो है, जहां पे कुछ लोग जाते हैं, जाने से पहले कहते हैं वो खंडहर है और भूतहा घर है, वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो किसी ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो कितनी अच्छी नक्काशी हुई है, इसको जो है मंत्री जी को हमें पत्र लिखकर इसकी सुरक्षा करवानी चाहिए, मरम्मत करवानी चाहिए। ठीक, और लोग इतने इस खंडहर से लगाव क्यों रखते हैं, बस यहाँ से स्टार्ट किया है। बाकी हड़प्पा की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। बता रहा है हड़प्पा की कहानी के बारे में। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं, जो पुरानी बातें हैं वो कहीं न कहीं अपनी बातें बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ से ले गए और कई इमारतें नष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण 4700 पहले हुआ था। तो ये हड़प्पा की कहानी के विषय में बताया है कि किस प्रकार से वह उसका स्थान मिला, कैसे मिला और कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ देखते हैं, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है नगरों की विशेषता। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में जो नगर मिले हैं, इन नगरों में से कई के 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो होते थे वो पश्चिमी भाग कैसा था, ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला हिस्सा कहा, नीचे वाले भाग को। दोनों हिस्सों की 4 दीवार या पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनके ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से थी जिससे कि दीवारें मजबूत खड़ी रहें, बहुत ज़्यादा मजबूती से बनी रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बिछाई गई थी। इससे सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल ऐसे अन्य नगरों में से अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से आग के कुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अभी एक पैमाना दिया है, यहाँ से देख लेते हैं। जो ये नगरों की बात की, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में
सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुंहरे मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड हैं। अब इसके बारे में ये बता रहा है कि इन नगरों के बारे में आपने देख लिया कि कैसे बने हुए हैं, किस प्रकार से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। अब ये मैप दिखा रहा है, जैसे मैप यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये एक गुजरात का क्षेत्र है, ठीक। गुजरात के बाद अब तो देखिए मैप बदल चुका है, लेकिन ये गुजरात के बाद देखिए मोहनजोदड़ो हो गया, ये सिंधु नदी हो गई पाकिस्तान की ओर जो जा रही है, तो ये सिस्टम यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं, है ना। ये पंजाब वाला क्षेत्र है 5 नदियों का, राखी गढ़ी कालीबंगा, ये भारत के हैं जहाँ पर इन स्थलों को मिला गया था। अब आगे देखते हैं, ये देखिए महान स्नानागार है, ये जो स्नाने के लिए देखिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी जाने के लिए। भवन, नाले और सड़कें, इसको देखेंगे, ये स्नानागार था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इनमें सावधानी से सीधी लाइन बनाई जाती थी, सावधानी से एकदम सीधी लाइन बनाई जाती थी। हर नाली में हल्का ढलान होती थी। ढलान क्यों होती थी? ताकि पानी जो है वहाँ से बाहर जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, मतलब एक विकसित नगरी थी, ये आप देख सकते हैं। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो होता था योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है किस तरह से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। तो इसको आप देख लीजिएगा। जो पिछले अध्याय में क्या होते थे? पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था मनुष्य किस प्रकार से अनाज की खोज करता है, पालतू जानवर बनाता है, गुफाओं में रहना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है? अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा की कहानी के बाद नगरों की जो विशेषता थी उसको हमने देख लिया। अब देखेंगे नगरों का जीवन किस प्रकार से था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या मंगाते थे? धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। मतलब ये दूर दूर से मंगवाते थे और उन्हें रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखित होंगे जो अब नहीं बचे हैं। मतलब उनको लिखने का काम लिपिक भी करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ों बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते और साथ ही लाते थे सुदूर दूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहानी बता रहा है नगरों के बारे में। नगरों में रहने वाले लोग, ये इसको छोड़िए, अब यहाँ से देखिए, ये देखिए किस प्रकार से नगर यहाँ पे बनाया गया है। हाँ, इसको देखिए। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनता नाला, ऊपर एक कुआं। अब देखिए ये क्या हो गया? कुआं हो गया। उसके बाद ये सड़क है। सड़क के नीचे देखिए ये वाला क्षेत्र जो नाले की बता रहा है कि नाला बना हुआ है। नाला बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये मोहर देख रहे हैं किस प्रकार से ये मोहर है।
जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये लिपि है, लिपि भी है। एक मोहर है, इस मोहर के ऊपर चिन्ह की खास लिपि है, ये लिपि है और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। और ये क्या है, मिट्टी के कुछ पके खिलौने हैं जो मिट्टी के बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नए शिल्प और नगर, नगर और शिल्प के बारे में देखेंगे। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक हैं। ये यहाँ पे देखिए कुछ आभूषणों को दिखाया गया है, कितने अच्छे आभूषण दिखाया गया है। इसको देखते हैं, पत्थर के बाटे जो ऊपर दिखाया गया है, ये क्या है, पत्थर के बाट हैं। पत्थर के बाट कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पर पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, मतलब माप तौल की भी शुरुआत हो चुकी थी। मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। कैसा पत्थर था, कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है। मध्य में दाएं में पत्थर के धारदार फलक हैं, जो ये वाला इधर दिखा रहा था, ये वाला वो धारदार फलक हैं। और कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र, ये इसके बारे में बता रहा है कि एक मनुष्य है, ये बनाया गया है जिसके जो वस्त्र है, जो ये कपड़ा पहना है, ये कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मतलब जो मुहर होती थी उस पर किसके चित्र मिलते थे, जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये पूछ रहा है। आगे है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, कितने साल पहले, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान में ढककर तथा कुछ अन्य तांबे की धातुओं से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत है। सूत और तकाई और टेक्नोलॉजी को भी यहाँ दिखा रहा है कि किस प्रकार से मिलते थे, इसको ध्यान रखेंगे। चिपके हुए मिले हुए थे ना फूलदान, कुछ टुकड़े के अवशेष मिले हुए थे मेहरगढ़ से। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, मतलब मुहर को बनाना आदि। पिछले पृष्ठ पे दिखा रहा है, जो भी पेज ऊपर गया, कि पिछले पृष्ठ पे देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है कि यह दिखा रहा है कि यह जिस प्रकार से मूर्ति बनाई गई, इसकी नाक और उसकी दाढ़ी वगैरह जिस प्रकार से इसका ये सब बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं विशेष मूर्तिकार ही बना सकता है। इस प्रकार से उन्हीं के बारे में बता रहा है।
हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब जो ये काम हो रहा है इस प्रकार से, जो विशेषज्ञ वाला हो रहा है, इस तराशने का काम महिला कर सकती है या पुरुष कर सकती है, और हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों करते रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है फेयंस दिया है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, क्योंकि पत्थर और शंख बनाए नहीं जाते थे, प्राकृतिक तौर पर मिलते थे। लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर, उन्हें चूर्ण करके गोंद में मिलाकर और उनसे बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयन से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ हो जाता था जिसे किसी रूप में बनाया जा सकता था। प्राकृतिक रूप से नहीं, नेचुरल जो हो जाता था उसे किसी रूप में बनाया जा सकता था। उसके बारे में, फेयंस के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में इसमें बताया है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादक करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। जो लकड़ी होती है उन्हें कोई बनाएगा, वो तो पैदा होते हैं। इनसे फिर कई तरह के चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब जो वहाँ पे हड़प्पा की बात की जाए तो वहाँ पे कताई बुनाई कपड़ा तैयार किया जाता था और कई चीज़ें तो वहीं मिल गई, लेकिन जो धातुएं हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, वो कहाँ मिलती हैं? दूर दूर से लाना पड़ता था। आगे बढ़ेंगे। दिया है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से। अब इसको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा के लोग थे तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। तो कहाँ से होता था? ओमान से। और कहाँ से? और राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन थी। यानी कि जो होता है, जो टिन होती है, टिन और प्लस कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ तांबा को मिला करके क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। इसको ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन होती है जो कांसा बनाती है, और इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से? आधुनिक कर्नाटक। वैसे भी आप जानते हैं कर्नाटक में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? हड़प्पा लोग गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। यहाँ दिया है चीज़ों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। इन चित्रों को देखें। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ये क्या है? मुहर है। एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या हमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? अभी तो इसकी पढ़ाई नहीं मिली थी, लेकिन ध्यान देना इसमें यह है कि मुहर का प्रयोग क्यों करते थे? मुहर का प्रयोग करते थे जिससे कि अगर कोई सामान कहीं ले जा रहे हैं तो उससे ये पता चल पड़े कि ये सही आया है या रास्ते में खुला हुआ भी है। आगे देखते हैं।
नगर में रहने वालों के लिए भोजन। इसको देखेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे ना। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। एक नई बात थी, हल का प्रयोग एक नई बात हो गई, क्योंकि अब ज़मीन की जुताई की भी बात आ गई है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जो बस्ती होती है उसी के पास ये सारे चारागाह भी होते थे, जिससे पशुओं को जो है आराम से खाना पानी मिल सके। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों को झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया करता था, हाँ, जहाँ पे उन्हें चारा मिल सके। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बैर आप जानते होंगे ना। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हिरण और मछलियाँ तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। जो गुजरात का है वो हड़प्पा कालीन जो नगर गुजरात में है उसको देख लेते हैं। कच्छ के इलाके में यहाँ पे देखिए हल दिया है, हल का खिलौना, इसको देख लीजिए। हल किस प्रकार से होता था, ये खिलौने के रूप में दिखाया है। कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धौलावीर नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता है और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसको ध्यान रखेंगे कि जो धौलावीरा है इसे 3 भागों में बांटा गया था, जो कि और अन्य जो नगर होते थे वो सिर्फ 2 भागों में बटे होते थे। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, हॉल था। यहाँ मिले कुछ अवशेष भी हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। मतलब ये भी लिपि ऐसी रही होगी जिसको पढ़ने में बड़ी समस्या हो रही है। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर फिर देखें, यह एक अनोखा अवशेष है। कैसा अनोखा अवशेष है? क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख होते हैं मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो जो उस समय लिखने का काम होता था, तो कहाँ लिखे जाएंगे? लिखने के लिए कोई जगह या स्थान तो था नहीं, तो ज़्यादातर कहाँ लिखे जाते? जो मोहर बनाई जाती थी, तो मोहर में भी वहाँ के बारे में लिखा जाता था। तो जो लेख मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? मोहर के बारे में, मोहर पर ही मिलेंगे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। ध्यान देना, कहाँ है? गुजरात के साबरमती के उपनदी लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। मतलब मिट्टी का कैसे होता, मुहर कैसे लगाएंगे? जैसे कहीं कोई सामान है, उसे लॉक करने के बाद उसमें मान लीजिए गीली मिट्टी लगा के उसी मुहर को लगा दिया जाता था, और तो इस प्रकार से मुहर का काम हो जाता था। लोथल का एक बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता था। ये आप देख सकते हैं भाई। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े अधबने मनके
मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब इस अध्याय का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे कि मुहर या मुद्रा का काम किस प्रकार से होता है। इसको देखेंगे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। आप समझ गए हैं कि सामान को पैक करना, फिर वहाँ मिट्टी लगा के और मुहर को लगा देना। अगर ये मान लीजिए सामान खुल गया है तो जाहिर सी बात है टूटा फूटा लगेगा। अगर मान लीजिए सामान सुरक्षित पहुँचा है तो वो मुहर एकदम वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई भी टूटे फूटे का निशान नहीं रहेगा। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक लास्ट पैराग्राफ अब ये रहेगा, सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए यहाँ पे चूँकि ये सभ्यता बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में ही सब दिया है जितना एनसीईआरटी में। इसको सभ्यता के जो अंत कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। हाँ, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। हाँ, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाने लगे, झोपड़ियों जैसा घर बनने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। हाँ, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त भी हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। इतने सारे कारण नहीं ये सब पर्याप्त हैं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होना चाहिए। अगर सारे इलाके इस तरह से हो रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था और जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मतलब वहाँ से क्या हुआ, सब लोगों ने भागना शुरू किया और आधुनिक पाकिस्तान जो पंजाब है, जिस प्रकार से भारत में पंजाब है उसी सेम उस टाइप पाकिस्तान में भी है। सिंध और पंजाब की बस्तियाँ जो उजड़ी और फिर उसके बाद लोग बसना शुरू कर दिए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। इसको उपयोगी शब्द थोड़ा देख लेते, इसको देखते हैं। क्या नगर क्या होता है। दुर्ग, नगर दुर्ग, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई हल। आप जानते हैं कच्चा माल क्या होता है, मतलब जो ऐसा सामान जिसको हम डायरेक्ट उपयोग न कर सके, उसका प्रयोग करने के लिए हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े, उसका निर्माण कर। मुहर आप जानते ही हैं, मुहर मतलब किसी चीज़ को एक तरह से उसे ये साबित करने के लिए होता था कि हाँ ये सामान जो है उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। लिपिक लिखने का करते थे। नगरों में जो दुर्ग होते वही होता है। नगर क्या हुआ, नगर जो शहर हो गया वो नगर हो गया। आगे देखते हैं। बस हो गया ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे कुछ तिथियाँ हैं, इसको आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब बताइए जैसे सोना कहाँ से होता था। सोना कर्नाटक से होता था। यहाँ देखते हैं मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, जो अंत हुआ उस कब शुरू 39 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास कब हुआ, 25 साल पहले अन्य नगरों का विकास हुआ है।
इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, कर लीजिएगा। सोने का कहाँ से किया जाता था? सोना आप देखेंगे कर्नाटक से किया जाता था। टिन का कहाँ से? सोना हो गया कर्नाटक से। टिन कहाँ हो गया? अफ़गानिस्तान। पत्थर का योग कहाँ से किया था? गुजरात साइड से। और उसके बाद तांबा कहाँ जाएगा? तांबा राजस्थान से। तो आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। आप आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।